नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर सीधा कोर्ट में से केस को खारिज करवा सकते हैं। जी हां, केस को सीधा सीधा खारिज किया जाएगा। सामने वाली पार्टी जिसने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अब दोस्तों, मुझे पता है आपके एडवोकेट साहब को यह जानकारी पहले से है, किंतु कई बार पूर्णतः जानकारी ना होने की वजह से या फिर आप लोगों की इस तरीके की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आप लोग मौका होते हुए भी इस चीज को अपने हाथों से खो देते हैं और जो केस आपका शुरू में ही खारिज हो जाना चाहिए था उसको आप सालों साल लड़ते रहते हैं, अपना पैसा और समय खराब करते रहते हैं। अब दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 प्रोविजन को विद रेलिवेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को एक साथ रखते हुए आपको आज की ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पर आप लोगों को ये डीप नॉलेज मिलने वाली है कि जब आपके खिलाफ कोई व्यक्ति केस दाखिल करता है तो किस किस स्थिति में आप लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि आप सीधा एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर उस केस को खारिज करवा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि मेरी वीडियो लाइव पोस्ट की जाती है यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लाइव लोगों के मैं यहां पर लाइव कमेंट पढ़ सकता हूं, तो लाइव कमेंट डालें ताकि मैं आप लोगों के साथ यहां पर कनेक्ट रह सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 7 रूल 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी। इनके अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताए गए हैं जहां पर कोर्ट सीधा केस को खारिज कर सकता है बिना सुनवाई किए हुए। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, ये चीज मैं डिस्प्ले पर दिखाते हुए एक एक पॉइंट आपको एक एक करके क्लियर कर दूं। ध्यान दे, यहां से अब आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखनी होगी। सबसे पहले आपको ऑर्डर 7 रूल 11 का सब क्लोज ए दिखाई देगा जो बात करता है कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन हमें किसी भी कोड के अंदर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगर आप कॉज ऑफ एक्शन को समझना चाहते हैं तो सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए, जब कभी भी आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होता है कि हां, आपके लीगल राइट को डैमेज किया जा रहा है और आपके पास यह अधिकार है कि आप लीगल रेमेडी का यूज कर सके, जब भी आपको ऐसा कारण महसूस होता है कि आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आपके लीगल राइट्स का हनन हुआ है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है। कॉज ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन लेने का कारण। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि कब कॉज ऑफ एक्शन होगा, ये कैसे आप समझे। देखिए, अब कभी भी मान लेते हैं आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, अब क्या उसी समय आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया? जी नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक लीगल नोटिस उनको सर्व कराना पड़ेगा। अब जब उस लीगल नोटिस का वो रिप्लाई नहीं दे रहे, वो लीगल नोटिस में साफ इंकार कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, हम इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करेंगे, तो ये माना जाएगा कि यहां पर अब आपको लीगल राइट लेना पड़ेगा, लीगल रेमेडीज अब आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। तो इस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा दोस्तों। जैसे कि पार्टीशन सूट में सबसे पहले नोटिस सर्व करना पड़ता है। जब आप नोटिस सर्व करते हैं कि संपत्ति का बंटवारा करो और वो बंटवारा करने के लिए मना कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्योंकि जो आपका लीगल राइट था संपत्ति में हिस्सा पाना, उन लोगों ने मना कर दिया। अब उस चीज की रेमेडी के लिए आप कोर्ट का सहारा ले रहे हो, ये चीज आपकी कॉज ऑफ एक्शन कहलाती है। अब दोस्तों, अगर आप जो कोर्ट में अपना केस दाखिल कर रहे हैं, अपनी प्लेंट दाखिल कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया, जी हां, ये सिचुएशन अगर आपने वहां पर मेंशन नहीं की कि कॉज ऑफ एक्शन कहां पर बना है, तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज ए कि वो आपकी प्लेंट को सीधा खारिज कर सकती है। ये हमारा पहला ग्राउंड बनता है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज ए के अंदर। अब दोस्तों, इसके बाद बात आता है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज बी, जो अंडर वैल्यू के बारे में दर्शाता है। अब
अंडर वैल्यू प्लेंट के अंदर मेंशन करना। मुझे पता है यहां से आपको क्लियर नहीं होगा, अब मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए कई बार क्या होता है, हम कोर्ट से रिलीफ की मांग करते हैं, जैसे कि पोजेशन मांग लिया, सूट फॉर पोजेशन हो गया। ऐसी कंडीशन में एक निर्धारित कोर्ट फीस हमें पे करनी पड़ती है। अब दोस्तों कई बार लोग चालाकी से क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को कम दिखाते हैं ताकि कोर्ट फीस कम दी जा सके, ताकि ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट दूसरा कोर्ट तय कर सके। अब दोस्तों कई बार इस तरीके की अंडर वैल्यू दिखाने की वजह से, जैसे कि मान लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ है, उसको अंडर वैल्यू दिखाकर 50 लाख दिखा दिया। अब ये इसलिए हो रहा है ताकि स्टैंप ड्यूटी कम दी जा सके, या फिर कोई और कारण है, किसी और कोर्ट में केस चल सके। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कोर्ट क्या करता है, कुछ दिनों की मोहलत देता है सामने वाली पार्टी को कि आपने ये अंडर वैल्यू दिखाई है, आप इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर वैल्यूएशन करके अपनी प्लेंट में प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड कराएं। अब अगर वो टाइम पीरियड मिलने के बावजूद भी पार्टी उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कोर्ट में सबमिट नहीं कर रही, तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि उस केस को सीधा सीधा खारिज कर सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज बी इस बारे में बात करता है, जहां पर प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मेंशन की गई प्लेंट के अंदर, कोर्ट के टाइम देने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज को नहीं किया, तो कोर्ट इस चीज को नकारेगा नहीं, सीधा एप्लीकेशन के माध्यम से जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को लगानी पड़ेगी, इस केस को खारिज कर देगा। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी के बारे में। यह बात करता है जब आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन तो प्रॉपर लगाई है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, पर जब कोर्ट में कोर्ट फीस देने का समय आया, प्रॉपर स्टैंप पेपर लगाने का समय आया, आपने उसको अंडर वैल्यू लगा दिया, आपने जितनी कोर्ट फीस बनती थी उतनी कोर्ट फीस नहीं पे की, तो ऐसी कंडीशन में आपके अपोजिट पार्टी के एडवोकेट जैसे ही ये चीज कंसीडर करेंगे, वो ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी के तहत एक कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि यहां पर जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है उसको वैल्यूएबल तो दिखाया है, उसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर वैल्यू तो कोर्ट में दिखाई है, पर जो कोर्ट फीस है वो प्रॉपर नहीं दी गई। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उस केस को सीधा सीधा खारिज कर सकता है। यह चीज भी आपको ध्यान देनी है, और कहां पर लिखी है, ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज सी के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी की। यह चीज बड़ी ध्यान देने वाली है। यह बात करता है जब सामने वाली पार्टी ने जो केस फाइल किया है वो किसी भी लॉ के तहत बाढ़ माना जा रहा है, बाढ़ मतलब उसको सुनवाई योग्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 को देखते हैं तो वहां पर बताया गया है कि यह केस आप किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकते। सेकंड चीज, अगर आप जो केस फाइल कर रहे हैं वो लिमिटेशन टाइम के बाद है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी की प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा करके रखा है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक 12 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। उन 12 सालों के भीतर प्रॉपर्टी के रियल ओनर को एक लीगल एक्शन लेना होता है। अब मान लेते हैं वो 12 साल की समय सीमा एक्सीड हो गई, तो यहां पर ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसने विद इन लिमिटेशन टाइम एक्शन नहीं लिया है भाई, तो कोर्ट सामने वाली पार्टी की एप्लीकेशन लगाने की वजह से उस केस को सीधा वहां पर खारिज कर देगी। ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि सेल डीड को चैलेंज करने की समय सीमा कितनी होती है, 3 सालों की। अब इस लिमिटेशन टाइम के एक्सीड होने के बाद अगर कोई पार्टी आकर कोर्ट में कहती है सेल डीड कैंसिल करो, तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी के तहत आपके एडवोकेट साहब दिखा सकते हैं कि ये चीज कानून के अंदर बाढ़ मानी गई है, क्योंकि लिमिटेशन टाइम यहां पर पूरा हो चुका है, अब इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट कंसीडर करता है कि हां ये पॉइंट वैल्यूएबल है, कोई रीजनेबल कारण पार्टी के पास नहीं है कि 3 साल बाद वो क्यों आए हैं, तो उस केस को खारिज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज ई के बारे में, जो आपको भले ध्यान ना देना हो पर आपके एडवोकेट को ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। देखिए जब भी कोर्ट के अंदर आप कोई केस फाइल करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो हमेशा 2 कॉपियों में प्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी भी उसकी कोर्ट में सबमिट की जाती है। कारण क्या है, क्योंकि देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स काफी लंबी चलती है, बेसिकली सिविल प्रोसीडिंग्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो काफी ज्यादा लंबे समय से रखे रहने से डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और भी कई कारण है। अगर ओरिजिनल लॉस्ट हो गई तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट का कहना है कि डुप्लीकेट कॉपी हमेशा कोर्ट में रखी जाएगी। अगर आपके एडवोकेट साहब उस डुप्लीकेट कॉपी को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज ई के तहत आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। यह चीज आप लोगों की गलती नहीं होगी, इस चीज को आपके एडवोकेट को ध्यान में रखना होता है दोस्तों। अब दोस्तों ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज एफ, ये लास्ट पॉइंट है हमारी वीडियो का। इसमें क्या होता है कि इस चीज को हमें
ऑर्डर 7 रूल 9 से समझना होगा। ध्यान दें, ऑर्डर 7 रूल 9 कहता है कि भाई अगर कोर्ट केस में अपोजिट पार्टी को समन सेंड करने हैं, मतलब कि कोर्ट से बुलावा भेजना है, तो जितने भी डिफेंडेंट हैं 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15 उतनी कॉपी कोर्ट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी और उसकी जो समन की फी है वो भी पार्टी को कोर्ट में देनी पड़ेगी। जी हां, जितने डिफेंडेंट हैं जिनके पास समन जा रहे हैं और उसकी जो फी होने वाली है वो पार्टी को कोर्ट में देनी पड़ेगी। प्रोसेस फी की मैं भी बात कर रहा हूं यहां पर। ऐसी कंडीशन में ऑर्डर 7 रूल 9 इस बारे में बात करता है। तो अब ध्यान दें, हम बात करें ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज एफ के बारे में। वो कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर 7 रूल 9 के पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर रहा कि जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपी दी जाएंगी, उतनी अपनी जो हमारी फी प्रोसेस होने वाला है वो देना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये चीज आपके एडवोकेट साहब फॉलो नहीं कर रहे तो सामने वाली पार्टी या फिर कोर्ट के कंसीडर होने पर आपके उस केस को खारिज कर दिया जाएगा। ये सभी पॉइंट वहां पर दोस्तों देखे जाते हैं जब आप एक कोर्ट में केस को फाइल कर रहे हैं। और ये एक ऐसी कंडीशन है जब केस की स्टार्टिंग में ही आपका केस खारिज कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि गलती क्या हुई आपसे। आपके मन में यह आता है कि आपके केस में तो जान ही नहीं है, कोर्ट ने शुरू में ही ऐसा कर दिया। तो ये चीज केस फाइल करते वक्त आपके एडवोकेट को बड़ी बारीकी से समझनी होती है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो के अंदर आपको 6 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट पता लग गए जब आपके केस को शुरू में ही खारिज भी किया जा सकता है। अब एक रेलिवेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लाया हूं साल 2022 की। सबसे पहले केस डिटेल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर मैं क्लियर कर देता हूं, इसके बाद केस के फैक्ट्स बताता हूं और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर क्लियर करूंगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर दिखाई देगा आपको केस टाइटल। केस टाइटल है हमारा गुरविंदर सिंह वर्सेस हरविंदर सिंह। यहां पर स्पेशल पिटिशन नंबर है 19018 ऑफ 2022, 9 नवंबर साल 2022 की ये जजमेंट है। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया, यह चीज आपको बड़ी ध्यान से समझनी होगी। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ की तरफ से केस फाइल किया गया है परमानेंट इंजंक्शन का, सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है, डिफेंडेंट ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि भाई प्रेजेंट केस सुनवाई योग्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ने कोई डिक्लेरेशन सूट नहीं फाइल किया, सीधा यहां पर परमानेंट इंजंक्शन की मांग की और ऐसी कंडीशन में उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अब ऑर्डर 7 रूल 11 की इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब इस चीज के लिए परेशान होते हुए डिफेंडेंट ने आगे ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने भी यही रखी गई बात कि प्रेजेंट सिनेरियो में कोई डिक्लेरेशन सूट तो नहीं डाला गया और जब डिक्लेरेशन सूट नहीं डाला गया तो कैसे कोई रिलीफ वहां पर परमानेंट इंजंक्शन का मांग सकता है। यह चीज भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी, कहते हुए कि नहीं, ऑर्डर 7 रूल 11 इस कारण से नहीं एप्लीकेबल होगा कि सामने वाली पार्टी किसी रिलीफ की हकदार नहीं है। अब इस चीज को आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाया गया। वहां पर यही पॉइंट आया, यही फैक्ट एंड इशू बनता है कि भाई क्या सामने वाली पार्टी किसी रिलीफ की हकदार नहीं है। इस पॉइंट को देखते हुए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस को डिसमिस किया जा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, सामने वाली पार्टी रिलीफ की हकदार है या नहीं, यह चीज केस प्रोसीडिंग्स होने के बाद पता लगती है। इस चीज को देखते हुए ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके 6 पॉइंट अलग से कंसीडर हैं कि किस कंडीशन में केस को खारिज किया जाएगा। अगर इस पॉइंट को रखते हुए कि सामने वाली पार्टी किसी रिलीफ की हकदार नहीं है, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरीके की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यह चीज आम लोग से लोग समझते हैं, तो क्या सोचते हैं कि सामने वाली पार्टी ने झूठा केस लगा दिया, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाकर यह दिखा दो कि उनका केस गलत है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो किसी रिलीफ की हकदार नहीं है। जी नहीं दोस्तों, ऑर्डर 7 रूल 11 में 6 सब क्लोज आपको दिए हैं जिनके तहत उस केस को खारिज करवाया जाता है। तो अगर आप ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखें, उसी के बाद आप आगे बढ़े। तो ये मैंने आपको ऐसी सिचुएशन बताई विद प्रोविजन एंड रेलेवेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आप सीधा एक झटके में एप्लीकेशन लगाते हुए केस को खारिज करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबाएं।